आज मैं आपको एडवर्ड सैयद के बारे में बताना चाहूँगी। एडवर्ड सैयद एक प्रभावशाली अमेरिकी फिलिस्तीनी विद्वान हैं। इन्हें हम साहित्य समीक्षक और समाजशास्त्र के रूप में भी जानते हैं। उनका जन्म 1935 में फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में हुआ। बाद में वे अमेरिका चले गए। वहाँ जाके उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। रुको, ब्यूटीफुल बेटा, इन्होंने बताया, देखो हमको, मेरे को बता नहीं पाया मैं अभी। एडवर्ड सैयद बेसिकली कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, है ना, आपने बताया इंग्लिश भाषा और कंपैरेटिव लिटरेचर, अरब और यहूदी का लिटरेचर, अरब और यूरोपियन लिटरेचर, तुलनात्मक लिटरेचर के प्रोफेसर थे एडवर्ड सैयद। वीडियो अवेलेबल है उनकी, आगे बोलो, शाबाश। एडवर्ड सैयद अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिएंटलिज्म के लिए फेमस हुए हैं। ओरिएंटलिज्म में पश्चिमी देशों द्वारा पूर्वी देशों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, इसका इन्होंने अध्ययन किया है। गुड। और पश्चिमी देशों ने पूर्वी देशों को अन्य राज्यों के रूप में प्रस्तुत किया, मतलब ये अन्य है, अदर कंट्री है, अदर, अच्छा, हमसे अलग है ना। वाह, ब्यूटीफुल। अब मैं आपको सबसे पहले ओरिएंटलिज्म बताना चाहूँगी। जो ओरिएंटलिज्म है वह एक मतलब अकादमिक अध्ययन के रानी है। इसको हम एक ऐसी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि जो पश्चिमी देश है उन्होंने अपने आप को मतलब इस विचारधारा से पूर्व से शक्तिशाली बनाया, सुपीरियर है ना, सुपीरियर बनाया है। फॉर एक मिनट रुको बेटा, एक शब्द आपने बड़ा अच्छा बोला, अदर। अदर बहुत ब्यूटीफुल बोला। जब हम किसी को अदर बोलते हैं ना, उसका मतलब पता क्या होता है, इसके लिए वो नियम अप्लाई नहीं होंगे जो हमारे लिए होते हैं। इसके दिल में वो भावना नहीं है जो हमारे दिल में। ये कुछ और तरह के लोग हैं, समझे आप। इसको बोलते हैं मतलब किसी को अदर करना, कि भाई इसका तो कुछ और हिसाब किताब है। इसको तुम, अक्सर हम क्या करते हैं, जब किसी से मिलते हैं, किसी से हम संबंध रखते हैं, तो अपने दिल में सोचते हैं इनको कैसा लग रहा होगा, एम्पैथी। जब हमने किसी को अदर कर दिया तो हमें मानते हैं इसको जब इसको हम डील करेंगे तो इसके लिए अपने दिल से सोचना इसको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये कुछ और ही वैरायटी है, समझ रहे आप, राक्षस है या कुछ और है, जोकर है, तो वो। आगे बोलो, शाबाश बिटिया। और जो ये ओरिएंटलिज्म है, ये पश्चिमी उपनिवेशवाद को सही ठहराने का एक तरीका था। गुड। अब मैं आपको ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सैयद का योगदान बताना चाहूँगी। गुड। जो सैयद थे उन्होंने बोला कि जो ओरिएंटलिज्म था वो पश्चिमी समाजों ने पूर्वी समाजों को ओरिएंट शब्द के रूप में प्रयोग किया। जो ओरिएंट होते हैं वो ईस्टर्न कंट्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम भारत को ले सकते हैं, अफ्रीका, बिल्कुल, अरब, जापान, चाइना भी आते हैं इसमें। और ये ऐसे देश होते हैं जो असभ्य माना जाता है, जिनको जो पिछड़े हुए होते हैं और उनको रहस्यमय बताया गया है। हाँ, मिस्टीरियस, शाबाश। और इसका ही दूसरा शब्द है ऑक्सीडेंट, जिसमें कि वेस्टर्न कंट्री आती है। ये कंट्री अपने आप को डेवलप मानती है, सुंदर मानती है, सभ्य मानती है और मॉडर्न मानती है, बिल्कुल। और अपने पास ज्ञान का ठेका भी लेती है, नहीं, क्योंकि पुनर्जागरण वहाँ हुआ था ना। शाबाश बेटा। और इनमें फॉर एग्जाम्पल इनमें आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, पोर्टुगल, बस ये आते हैं। बहुत और बढ़िया। इन देशों द्वारा जो पूर्व प्रदेश और औपनिवेशिक काल के दौरान बहुत सारे देशों पर शासन किया गया है। बहुत बढ़िया, रूल और मैं किया। आपको जो इन स्टडी करता है ना ओरिएंटेशन की, उसको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है। ओरिएंटलिस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कैथोलिक ओरिएंटलिस्ट। हाँ। ये वे विद्वान होते हैं जो पूर्वी देशों की भाषा, साहित्य और इतिहास का अध्ययन करते हैं। रुको, इसमें से उदाहरण दो अब आप लोग। हमारे देश में कौन आए थे ओरिएंटलिस्ट फेमस? मैक्स मुलर। क्या किया था मैक्स मुलर? बोलो सर, शाबाश। क्या बोलो बेटा? गुड। क्या किया था, है ना? और उसने मेरे ख्याल से वेदों का अनुवाद किया था कि क्या किया था मैक्स मुलर, है ना? हाँ। और विलियम जोन्स थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे फेमस रहे। जेम्स प्रिंसप जिसने अशोका के शिलालेखों का वो किया था। बहुत सारे आए हैं यहाँ पर ओरिएंटलिस्ट।
उनका जिक्र कर रहे हैं। लॉर्ड मैकाले जिसने हमारे लिए बोला कि इनको पढ़ाने के लिए इंग्लिश भाषा ज़रूरी है। आगे बोलो, शाबाश। नंबर 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। नंबर 2 है औपनिवेशिक। नहीं, अगर आपके पास कोई अलग एग्जाम्पल तो बताओ। नहीं तो। ठीक है, अच्छा बोलो, शाबाश। औपनिवेशिक ओरिएंटलिज्म है नंबर 2। हाँ। वे पश्चिमी विद्वान और प्रशासक जिन्होंने पूर्वी देशों के अध्ययन का उपयोग औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए किया है। गुड। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय समाज को समझने के लिए ओरिएंटलिज्म विचारधारा का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और इसमें उन्होंने बताया जो भारत है वो एक पिछड़ा हुआ समाज क्या है। यहाँ बात के लोगों को अपने कल्चर के बारे में उतना नॉलेज नहीं है ताकि हम उनके कल्चर को जानते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। इसमें एक बच्चे, बाकी बच्चे फ़ोन में देखो, एक बंदा, उसका नाम है एच रिसले। देखो बोला एच रिसले, हर्बर्ट रिसले, RISELY। देखो बोला क्या किया था इसने, हर्बर्ट रिसले निकला है कोई आदमी या सर गुस्सिया मार रहे। रिसले, एच रिसले था कोई विद्वान अंग्रेज। हाँ, निकाला इन्होंने। पढ़ो क्या किया था इसने, निकाल दिया भाई ने। क्या किया था, पढ़ो थोड़ा हिंदी में, क्या किया था इन्होंने रिसले ने। ये जो है अंग्रेजी, हाँ आराम से पढ़ो, क्या थे ये, कोई भी। हाँ पढ़ो अतुल, कोई बात नहीं, पढ़ो। अंग्रेजी नृवंश विज्ञान शास्त्री। ये क्या थे, अंग्रेजी नृवंश विज्ञान शास्त्री। अच्छा, नृवंश विज्ञान शास्त्री, शाबाश। और औपनिवेशिक प्रशासक थे। हाँ, वे जो है जनगणना करवाई है ना। 1901 के जनगणना में ब्रिटिश भारत के सारे हिंदू आबादी को जाति व्यवस्था का औपचारिक आवेदन देने के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ये देखो, ये है वो रिसले। ग्रुप में शेयर करो इनकी बात। ये वो बंदा है जिसने उस टाइम अंग्रेजों के प्रशासक था या ऑफिसर, जब जनगणना शुरू हुई तो ये पता नहीं 1881 या 1800 या 1901 की जनगणना में इसने बोला सारे हिंदुओं की लिस्ट बनाओ कौन किस जाति में बिलोंग करता है। जो आज जो आपको ये OBC, SC, ST की जो लिस्टें मिलती है, ये सब रिसले ने तैयार कराई उस टाइम। फिर उसमें उसके बाद एडिशन और वो डिलीशन हुआ है, तो लोगों को स्पष्ट रूप से ये शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करता है, ये OBC में बिलोंग करता है, ये राजपूत है, किसने डिवाइड किया प्रॉपर तरीके से। कहीं भी मनुस्मृति को हम गाली देते हैं, पर मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा ये जाति इसमें आएगी। उसने जनरल बात बोली ना, ये तो इन्होंने तो पूरी लिस्ट बनाई कि ये इसमें आएंगे। शुरू में कई लोग उसमें शर्म करते थे, आज सब लड़ रहे कि मेरे को बैकवर्ड में डालोगे ताकि मुझे रिजर्वेशन मिले। तो ये सिस्टम किसने करके दिया आपको, रिसले ने, अंग्रेज़ों के टाइम। क्योंकि अंग्रेज समझ रहे थे कि भारत वाले इकट्ठे हो रहे हैं, चलो इनको डिवाइड भी कर लो, जो इनके अपने मुद्दे उसको भी सेटल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बोले, और बाद में जब कई अम्बेडकर से कई विद्वान और कई और विद्वानों ने जब लिखा तो उन्होंने इसको ही कोट किया, किसको, रिसले को कोट किया। तो मतलब इस तरह के जो कॉलोनियल विद्वान थे, इन्होंने मोटिवेट किया है किसको, मतलब कॉलोनियल लोगों को चलाने के लिए, और अपने राज को भी क्या किया है, सशक्त बनाया है इन्होंने, है ना। आगे बोलो, शाबाश। ओरिएंटलिज्म में जो कंट्री का विभाजन किया गया था वो केवल जोग्राफिकल कंडीशन पर नहीं था, बल्कि उसमें हमारा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण भी शामिल थे। सांस्कृतिक और वैचारिक भी, शाबाश। पश्चिम ने पूर्व को अपनी सभ्यता से अलग और हीन दिखाया ताकि औपनिवेशिक नियंत्रण को सही ठहराया जा जस्टिफाई किया, शाबाश बेटा। ये बेहतर किया कि यह विभाजन आज भी राजनीतिक भाषण, मीडिया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में जारी है। हाँ। यहाँ पूर्वी देशों को अक्सर नकारात्मक रूढ़ियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो, जैसे कि एक मूवी बनी थी डिक्टेटर, देखिए मूवी, इंग्लिश मूवी देखते होंगे आप, तो उसमें कॉमेडी मूवी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसके सीन थोड़े से वैसे हैं, पर देख लो आप, ऐसा तो कोई कॉमेडी है थोड़ी। उसमें एक देखो फ़ोन में देखो पिक्चर दिखाई, डिक्टेटर, उसमें एक अरब डिक्टेटर की तस्वीर दिखाई होती है, कॉमेडी करता हो, लंबे लंबे दाढ़ी होती है उसकी, इंग्लिश में डब में देखी होगी आप डिक्टेटर। तो वो उसमें पूरी तरह से मतलब जैसे अरबों का और इन जो डिक्टेटर है इनका मजाक उड़ाया कि भाई तुम इस तरह के होते। तो ये होता है एक तरह से किसी को वो चित्रण करना कि भाई इस तरह से है ना। और एक जिम्बाब्वे का एक लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, उसने एक स्पीच दी थी, जब तक फिल्मों में आप काले को गुंडा और गोरे को अच्छा दिखाएंगे तब तक चलता रहेगा भाई, इन द सेंस, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर वेस्ट के लोग गोरी चमड़ी के होते थे जो वहाँ मूल थे गर्मी के कारण, तो इसलिए ये अच्छा है, वाइट अच्छा है, और ब्लैक किसका सिंबल है, डार्कनेस का, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। आगे बोलो, शाबाश बेटा। नंबर 2, ज्ञान और शक्ति का संबंध। हाँ, सैयद ने समाजशास्त्र में निकट युगों की अवधारणा हाँ। पावर एंड नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए बताया कि ज्ञान केवल
क्षण नहीं होता, यह सत्ता संरचनाओं से प्रभावित होता है। तथ्यों में तो संरचनाओं के प्रभाव में भी होता है। अच्छा, आगे, शाबाश बेटे। उन्होंने पश्चिमी समाजों में बने ज्ञान प्रणालियों पर सवाल उठाया और यह दिखाया कि किस तरह इन्होंने उपनिवेशित समाजों की संस्कृति और इतिहास को बेकार बताया है अपने अध्ययन के माध्यम से। शाबाश बेटा। इसके बाद आपको नंबर 3 उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के संस्थापक माना जाता है सैयद को। लिखो वहाँ लिखो पोस्ट मॉडर्न स्टडीज़ का फाउंडर है। पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं, पोस्ट मॉडर्न मतलब बताएंगे क्या लिख रही है लड़की। और देखो फुको से प्रभावित था यार अपना इसमें ना, फुको के उसको लिया उसने पोस्ट। शाबाश बेटा, पोस्ट। अच्छा, कॉलोनियल, हाँ, जो पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडीज चल रही है उसका पिता है ये, कि उत्तर उपनिवेशवादी अध्ययन, जो कि उपनिवेशवाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस पड़े हैं गुलाम देशों पे, उसका अध्ययन करने की जो प्रणाली है इसने खड़ी की है। शाबाश। इसके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि कैसे साहित्य, मीडिया और शैक्षिक संस्थान उपनिवेशवाद को सही ठहराते हैं। हाँ। फोर्थ है फिलिस्तीन अधिकारों के समर्थक। वे फिलिस्तीन के अधिकारों के मुख्य समर्थक थे और उन्होंने पश्चिमी मीडिया द्वारा फिलिस्तीन संघर्ष के गलत चित्रण को प्रस्तुत करने पर आलोचना की। उन्होंने द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन नामक बुक में, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के ऐतिहासिक और राजनीतिक पहलुओं को समझाया है। हाँ, देखो आजकल इस बार अभी देखा होगा आपने, 7 अगस्त या क्या पीछे जब अटैक हुआ इजराइल पे, उसका जब इजराइल ने घेरा दिया फिलिस्तीन हमास को, उसके बाद से पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में बहुत से युवा लोग अपनी सरकार के खिलाफ धरना कर रहे हैं कि भाई इजराइल पे को घेरा दो, इजराइल पर एक्शन लो। तो ये जो नई पीढ़ी कहाँ से आई, ये जो यूनिवर्सिटियों में जो बच्चों ने पढ़ा, इसका वर्क किसका, एडवर्ड सैद का, इसने फिलिस्तीन के समर्थन पे लिखा है और उसका समर्थक रहा है। और मेरे को भी याद आ रहा है 3 बुक्स लिखी है इन्होंने बड़ी फेमस, आप उसको पढ़ के देखें, और भी होंगी कि बुक्सों की लिस्ट देखे है ना। शाबाश, बोलो बेटा। मैं आपको इनकी किताबों के बारे में अच्छा, खुद नंबर 1 है ओरिएंटलिज्म, जो उन्होंने 1978 में लिखी। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि पश्चिमी दुनिया ने पूर्व को कैसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और उपनिवेशवाद को सही ठहराया है और इसे एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया है। नंबर 2 है कि कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, जो इन्होंने 1993 ईस्वी में लिखी है। कल्चर और इंपीरियलिज्म, वाह। आगे इस पुस्तक में सैयद ने बताया कि कैसे यूरोपीय साहित्य और संस्कृति ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया है और यह ओरिएंटलिज्म को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3 है कवरिंग इस्लाम, जो इन्होंने 1981 में लिखी है। कवरिंग इस्लाम, वेरी गुड। इस पुस्तक में उन्होंने दिखाया कि कैसे पश्चिमी मीडिया इस्लाम को आतंकवाद और हिंसा से जोड़कर प्रस्तुत करता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाता है। नंबर 4 है द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन, जो इन्होंने 1969, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन संघर्ष के ऐतिहासिक और राजनीतिक पक्ष को उजागर किया है और पश्चिमी मीडिया और राजनीति में इसके गलत चित्रण की आलोचना की। नंबर 5 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटा इंटेलेक्चुअल। अच्छा, कि भाई बुद्धिजीवी का कैसे दिखाया जाता है। शाबाश, बोलो बोलो। इसमें उन्होंने एक बुद्धिजीवी का असली कर्तव्य सत्ता की आलोचना करना है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। क्या बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल। अच्छा, ठीक है, गुड। रिफ्लेक्शन ऑन एक्साइल एंड अदर एसेट्स, जो इन्होंने 2000 में लिखी है। यह निबंधों का एक संग्रह है जिसमें इन्होंने प्रवास, संस्कृति और पहचान जैसे विषयों पर लिखा है। शाबाश। और नंबर 7 है आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस ए मेमोयर, मतलब एक जीवनी। बोलो शाबाश। 1995 में लिखी इन्होंने। हाँ, यह उनकी आत्मकथा है, हाँ, जिसमें उन्होंने अपने
प्रवासी जीवन और भौतिक विकास के बारे में बताया। लिखा है। मेमोयर होता है मतलब आपकी जीवनी को बोलते हैं मेमोयर, ठीक है ना, मेमोयर, शाबाश बेटे। इन किताबों के माध्यम से उन्होंने उत्तर औपनिवेशिक यानी पोस्ट कॉलोनियल अध्ययन, साहित्य, आलोचना और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। शाबाश, बजाओ ताली। गुड।